सो बच्चों आज हम देखेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, अकाउंट्स। ठीक है, दिस इज यूनिट नंबर 4। दिस इज यूनिट नंबर 4 ऑफ योर बुक। सो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। सो अगर मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी की, इसका मीनिंग क्या है? इंसॉल्वेंसी मीन्स insolvency occurs when an individual, company or other organization cannot meet its financial obligations, ठीक है, for paying debt as they become due। ठीक है, तो जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि आ, आपके पास कुछ क्रेडिटर, यू आर अनेबल टू पे देम। ठीक है, आप उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उनका डेट जो है आपका वो पे नहीं कर पा रहे हो। सो वो उस केस को क्या बोलेंगे हम? उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि इंसॉल्वेंसी। अगर लीगली हम देखें, इन अकाउंटिंग टर्म्स, इन लीगल सेंस द टर्म इंसॉल्वेंसी कैन बी अप्लाई टू ए पर्सन लाइबिलिटीज एक्सीड्स, ठीक है ना, एसेट्स। तो क्या हुआ? लाइबिलिटी एक्सीड्स एसेट्स। सो लाइबिलिटीज, ठीक है, इज ग्रेटर देन एसेट्स। ठीक है, तो वो सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि आपके पास क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी हो गई है। ठीक है, तो है, वो दो एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। एक तो प्रेजेंसी टाउन एक्ट है 1909, और दूसरा कौन सा है? प्रोविंशियल एक्ट है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ठीक है, तो ये दो एक्ट लगेंगे, इन्हीं के थ्रू हमने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है आपके सॉल्व करने हैं। सो प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक दो पॉइंट है जो कि हमने देखना है। ठीक है, उनकी जो एडजस्टमेंट है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनकी जो एडजस्टमेंट है वहां पर एक दो पॉइंट है जो डिफरेंट है, बाकी सारा का सारा ये एक ही जैसा है, सेम है। सो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 अप्लाइड इन प्रेसिडेंसी टाउन। ठीक है, अगर आपकी जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ पर है? इन शहरों में, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, तो आपको कौन सा एक्ट लगेगा? इंसॉल्व प्रेसिडेंसी एक्ट। कौन सा लगेगा? प्रेसिडेंसी एक्ट। और अगर इन तीन शहरों के अलावा, इन तीन जो सिटीज है इनके अलावा कहीं और आपका बिजनेस है, तो आपको कौन सा लगा है? इन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ठीक है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। मैं अभी बताऊंगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। सो these two acts are applicable to individual as well as to sole proprietorship and partnership firm। ठीक है, इन सबको ये अप्लाई होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी अप्लाई होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी अप्लाई होता है, लेकिन कंपनीज के केस में ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कंपनीज के केस में ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों? कंपनी के केस में जो है कंपनीज एक्ट आ गया, एक क्या आ गया? कंपनीज एक्ट आ गया। ठीक है, और वो आपका है, आप वो पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में जाके, लिक्विडेशन है वो कौन सा चैप्टर है? लिक्विडेशन। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर में जब। सो ये दो एक्ट हैं। उसके बाद इसमें देखो, अकाउंट दो टाइप के अकाउंट बनते हैं आपके पास। इंसॉल्वेंसी अकाउंट है जो, वो दो टाइप के बनेंगे, एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा आपका, दूसरा डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी आपने क्या करना है, जब भी इंसॉल्वेंसी होगी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी होगी, ठीक है, मीन्स कि जब डिक्लेयर होगा कि आप डेट नहीं पे कर रहे हो, ठीक है, आपका डेट क्या है? डेट है ज्यादा आपके एसेट्स से, ठीक है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा जो कि क्या करेगा? पर्सन मीन एक पर्सन अपॉइंट होगा जो आप सारी आपकी एसेट्स हैं वो क्या करेगा? उनकी वैल्यू निकालेगा। एसेट्स की क्या निकालेगा? वैल्यू। ठीक है, और उनको जितने भी लाइबिलिटीज हैं आपकी उसके बीच में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास जितनी भी लाइबिलिटी है, चाहे वो मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है, या गवर्नमेंट है कोई, ठीक है, उन सबको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन पेमेंट, एसेट की वैल्यू हम पहले निकालेंगे फिर उनको बेचेंगे।
बेचने के बाद फिर उनकी क्या होगी, पेमेंट होगी, ठीक है। लेकिन पेमेंट हमने ऐसे ही नहीं कर देनी है ठीक है, पेमेंट करने का एक रूल है। रूल क्या है, ये वाला रूल है, ठीक है। ये ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये कौन सा अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। सो सबसे पहले ये बनेगा ही ऐसा, पूरे जो क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करेंगे तो आपने इसी तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, ठीक है। ये ग्रॉस लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटीज एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय द डेटर, जितनी भी लाइबिलिटीज आपके वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड टू रैंक, एक्सपेक्टेड टू रैंक मीन्स कितना कितनी पेमेंट करनी है हमने, ठीक है। यहाँ पर तो ग्रॉस लाइबिलिटी आ जाएंगी, यहाँ पर एक्चुअल में कितनी कितनी पेमेंट करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एसेट्स, जितनी भी एसेट हमने यहाँ लिखनी है, और उनसे कितना अमाउंट हम उनको बेच के लाएंगे, वो वाला अमाउंट यहाँ पर ठीक है। अब इसके बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, फिर फुली, ठीक है। ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है ऐसे ही बनेगा, इस साइड लाइबिलिटीज, इस साइड एसेट्स आएंगी, लेकिन ये लिस्ट है जो आपने इसी ऑर्डर में लिखनी है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिखेंगे हम, जो कि किस लिस्ट में आते हैं, लिस्ट ए, ठीक है, ये रूल है। उसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं किसमें, लिस्ट बी में, लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर अगर कोई सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे यहाँ से। फुली सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ, फुली सिक्योर्ड का मतलब ये हुआ कि आपने कोई सिक्योरिटी दी हुई है, ठीक है, जिस मॉर्गेज रखा हुआ ना कुछ, तो मॉर्गेज रखा हुआ, तो उसकी हमने वैल्यू यहाँ से डिडक्ट करनी है, ठीक है। फिर लेस अमाउंट देयर ऑफ कैरी टू लिस्ट सी, फिर लिस्ट सी में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। फिर बैलेंस एज पर कंट्रा, सो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद आ गया आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में सभी आ गया आपका, जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी, कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, स्टॉक, मशीनरी, फिक्चर, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, लाइफ पॉलिसीज, अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में हम। उसके बाद है बुक डेट्स। उसके बाद बुक डेट्स में तीन टाइप के हैं, गुड, डाउटफुल और बैड, ठीक है। इनकी एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस मींस इनसे कितना अमाउंट आएगा। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, वो लिस्ट जी में आएगा आपकी, ठीक है। फिर सरप्लस है, अगर कोई सरप्लस बचेगा तो वो यहाँ पर आएगा, ये हम देखेंगे आगे। डिडक्ट क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और डेफिशिएंसी किस लिस्ट में आती है, लिस्ट एच में, ठीक है। डेफिशिएंसी किस लिस्ट में आती है, लिस्ट एच में, ठीक है। अगर मैं इनको डिटेल में देखने की कोशिश करूं कि कैसे करना है, तो देखो ये है आपके पास सबसे पहले हमने यही देखा था ना, देखोगे तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, एक ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। सो दिस लिस्ट विल इंक्लूड ऑल, ये इसमें सारे क्रेडिटर आ जाएंगे, ठीक है, जिनकी हमने पेमेंट करनी है, और जो सिक्योर्ड नहीं है, जिनको हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, सिक्योरिटी नॉट गिवन। सिक्योरिटी समझते हो ना, सिक्योरिटी का मतलब हुआ, ठीक है, कि हमने कोई मॉर्गेज रखा हुआ है, कुछ कोई चीज क्या रखी है, मॉर्गेज, तो यहाँ पर मॉर्गेज हमने नहीं रखा है, ठीक है। तो वो वाले सबसे पहले यहाँ आएंगे, ठीक है। उसमें ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेज लोन, मिसेज लोन मीन्स आउट ऑफ हर स्त्रीधन। मिसेज लोन का मतलब हुआ कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, ठीक है, उसकी वाइफ, अपनी वाइफ से उसने लोन लिया, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्रेडिटर ही है उसके लिए। तो ये सारी चीजें, अमाउंट पेबल ऑन बिल डिस्काउंटेड लाइकली टू बी डिसऑनर्ड, ठीक है, लोन कहीं से लिया हुआ है, वेजेस, सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है, ऑल दीज आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिक्योरिटी दी है या नहीं दी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। उसके बाद है लोन फ्रॉम वाइफ, ठीक है, अगर ये लोन फ्रॉम वाइफ को कहाँ से देती है, स्त्री धन से, मीन्स खुद के पैसे से देती है, तो इसको लोन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर उसकी वाइफ ने वो पैसा किससे लिया है, अपने हस्बैंड से लिया है, और फिर उसमें से उसको क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस केस में वो उसको लोन नहीं मानेगा, उसको अपना ही पैसा मानेगा, कौन, ऑनर, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि वाइफ का पैसा खुद का होना चाहिए, खुद का कमाया हुआ, उसी में से उसको क्या दे सकती है, वो लोन दे सकती है, तभी हम उसको क्रेडिटर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड टू क्रेडिटर आफ्टर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। चलो हम इसको देख लेंगे बाद में।
उसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, ये क्रेडिटर वो क्रेडिटर है जिनको हमने क्या दी हुई है, सिक्योरिटी दी है। क्या दी है? सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी सपोज करो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास मशीनरी पड़ी है, ठीक है, 50 लाख की या जितने की भी, ठीक है, हमने क्या किया, ये गिरवी रख दी। ये क्या किया, गिरवी रख दी है, ठीक है। लोन लिया कितना, 5 लाख का लोन लिया सपोज करो, ठीक है, और हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। सो जब भी इंसॉल्वेंसी होगी तो क्या होगा, हम ये 10 लाख स्टॉक बेच के या मशीनरी बेच के जो पैसा आएगा सबसे पहले पेमेंट इनकी करेंगे। ये मतलब हुआ सिक्योरिटी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये फुली सिक्योर्ड है ना, क्योंकि हमने अमाउंट कितना लिया था, 5 लाख, और सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, तो सारा का सारा अमाउंट कवर हो गया यहाँ से। दिस इज कॉल्ड फुली सिक्योर्ड, राइट। सो द लिस्ट विल इंक्लूड ऑल दोज क्रेडिटर्स हु हैव सफिशिएंट सिक्योरिटीज of the insolvent debtor to meet their claims, ठीक है। Any surplus security in the hands of public of fully secured creditors after meeting their claim, if not otherwise charged, will be shown on the asset side of the statement of affairs, ठीक है। जो पैसा यहाँ से बचेगा वो कहाँ डाल देंगे हम, एसेट साइड में, ठीक है ना। एज पर कंट्रा वो जो आया था ना, वो सरप्लस है, वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स। पार्टली है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लोन कितना लिया है, लोन लिया 10 लाख का, ठीक है, और सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, 8 लाख, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पार्टली, मींस कि जितना अमाउंट आपने लिया है उससे सिक्योरिटी की वैल्यू कम है, ठीक है। तो हम इस सिक्योरिटी, ये स्टॉक है सपोज करो, ये मशीनरी है, स्टॉक है सपोज करो, तो इसको बेचा हमने तो 8 लाख रुपया, तो 8 लाख इनका पेमेंट करेंगे, फिर भी 2 लाख, 2 लाख का क्या हुआ, इनको लॉस हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। बाकी सारी चीजें ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये सारी चीजें आप कर लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, ये कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो यहीं पे डिफरेंस भी है, जो दो एक्ट पढ़े ना हमने, 1909 एंड 1920, ठीक है। ये प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट है जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में यूज होगा, और ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में प्रोविंशियल एक्ट। तो यहीं पे डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है, पहले हम देख लेते हैं ऊपर से कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते क्या है। सो such creditors get preference over other unsecured creditors, so they are known as preferential creditors. By law they are following are the preferential creditor, ठीक है। इनको दूसरे जो क्रेडिटर हैं उनके ऊपर प्रेफरेंशियल ही लिखा हुआ है ना। प्रेफरेंशियल का मतलब ही क्या होता है, प्रेफरेंस देना। so, सबसे पहले पेमेंट इनकी होगी, सबसे पहले पेमेंट क्या होगी, इनकी होगी, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई पैसा पेमेंट करना है, लोकल अथॉरिटी का, ठीक है, जैसे टैक्सेस वगैरह पे करने हैं हमने, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रेफरेंशियल में, इनको प्रेफरेंस देना है। सैलरी ऑफ क्लर्क और वेजेस ऑफ सर्वेंट और लेबरर in respect of the services rendered to the insolvent during the 4 months of proceeding the date of the presentation of the insolvency petition subject to the following limits, ठीक है। अब ये दो दो पॉइंट है जो यहीं पे सारा डिफरेंस है, कि अगर आपने कोई क्लर्क, जब भी आप कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप एक इंसॉल्वेंट हो और फिर क्या एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो उसके लिए आपने एक क्लर्क को अपॉइंट किया, उसको सैलरी या वेजेस पे करनी है, ठीक है। तो सैलरी और वेजेस अगर पे करोगे आप, ठीक है, तो वो भी प्रेफरेंशियल है। लेकिन प्रेफरेंशियल कैसे हैं, अंडर प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट 300 फॉर सच क्लर्क एंड 100 फॉर ईच सच सर्वेंट और लेबरर, ठीक है। तो जितना भी 300 क्लर्क, जो 300 रुपीज है वो क्लर्क के लिए क्या है, प्रेफरेंशियल है। बस इतना याद रखो आप, 300 रुपीज क्लर्क के लिए प्रेफरेंशियल है, और 100 रुपीज सर्वेंट या लेबरर के लिए प्रेफरेंशियल है, बस प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट में, ठीक है। और साथ ही में अंडर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट ₹20 फॉर ईच सच क्लर्क, ठीक है। तो क्लर्क प्रोविंशियल के केस में क्या है, ₹20 क्या है, क्लर्क को प्रेफरेंशियल है। यहाँ पर कितना था, 300, और यहाँ पर कितना है, 20। और सर्वेंट और लेबरर सबका इस केस, प्रोविंशियल के केस में ₹20 ही प्रेफरेंशियल है, तीनों, चाहे वो क्लर्क हो, लेबरर हो, या फिर कोई सर्वेंट हो, ठीक है। तो उनके केस में डिफरेंस ऊपर वाले में से प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट में एक को 300 है, दूसरा 100। उसके बाद तीसरा पॉइंट, 1 month rent is due to the landlord is preferential in the presidency town act, रेंट,
रेंट कितना प्रेफरेंशियल है, 1 मंथ का रेंट प्रेफरेंशियल है, लेकिन किस में, प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट में 1920 में, ठीक है, नहीं 1909 में, 1909। बट रेंट इज नॉट प्रेफरेंशियल इन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। 1920 का जो एक्ट है प्रोविंशियल एक्ट, उसमें रेंट को हम प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है, मींस उसकी पेमेंट हम पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस इसके बीच में, दोनों एक्ट्स के बीच में, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से देखें। सो एसेट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट डेटर shown in the statement of affair have also been grouped into 4 list, ठीक है। जो एसेट्स हैं उनको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट बुक डेट्स, सिर्फ डेटर्स है ना जो आपके बुक डेट्स, जो डेटर अमाउंट, उनको छोड़ के, बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के, ठीक है, और जो एसेट्स आपने एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है, ठीक है, फुली सिक्योर्ड और पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। समझाई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि बुक डेट, बिल ऑफ एक्सचेंज और जो सिक्योरिटी रखी है आपने किसकी, क्रेडिटर को, पार्टली सिक्योर्ड या फुली सिक्योर्ड, उनको छोड़ के सारी की सारी एसेट आएंगे यहाँ। सपोज करो आपने स्टॉक यहाँ पर क्या रखा है, एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो वो एसेट्स पे नहीं आएगा फिर आप, क्योंकि वो हमने कहाँ रखा, किसको दिया हुआ है, मॉर्गेज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज बुक डेट। सो बुक डेट भी एक तो गुड होंगे जो कि फुली हमको मिल जाएंगे, डाउटफुल होंगे जो कुछ अमाउंट हमें मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बैड होंगे जो बिल्कुल ही हमको अमाउंट रिसीव नहीं होगा, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये किस में आता है, लिस्ट जी में आता है आपका, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज किस में आएगा, लिस्ट जी में, सिमिलर इन द हैंड्स ऑफ लिस्ट जी, ठीक है। सो डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच, दिस लिस्ट, और एक दूसरा अकाउंट भी बनता है को डेफिशिएंसी अकाउंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो कौन सी लिस्ट में आता है, लिस्ट एच में, ठीक है। और या फिर कोई भी डेफिशिएंसी समझते हो ना, कि कितना कम पैसा पड़ गया हमारे पास, ठीक है। एक साइड हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, दूसरी साइड क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है, हमने पहले ही बोला लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और एसेट क्या है, कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लॉस आएगा। लॉस, इस यहाँ पर हम लॉस नहीं बोलते, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। सो पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, किन चीजों का ध्यान रखना है आपने, जितनी भी आपकी प्राइवेट एसेट है ना, प्राइवेट एसेट्स हैं, वो सारी की सारी बिजनेस में यूज होंगी, बिजनेस में क्या होंगी, यूज होंगी। व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ इंडिविजुअल, नो डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जितनी प्राइवेट एसेट है किसकी, ऑनर की, प्रोप्राइटर की, वो सारी की सारी हम क्या मानेंगे, बिजनेस एसेट ही मानेंगे उसकी, ठीक है। क्योंकि प्रोप्राइटर के केस में देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एसेट्स एंड प्राइवेट लाइबिलिटीज एंड बिजनेस लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट, ओके। And next is point number 2, all the property of the insolvent debtor excluding the tools of his trade, the necessary wearing apparel, bedding, cooking utensil, the total value of all these things exceeding rupees 300 will be included, ठीक है। अच्छा, all the property of the insolvent debtor excluding the tools of his trade, the necessary wearing apparel, bedding, cooking utensils, अगर इन सब की वेयरिंग अपैरल, ठीक है, मीन जो भी वो कपड़े हैं, कुछ भी है, बेडिंग हो गई, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, तो वो सारे के सारे हमने इंक्लूड नहीं करने हैं किसमें, एसेट्स में। लेकिन अगर उनकी वैल्यू कितनी है, 300 रुपीज से कम में, अगर ज्यादा है तो फिर उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन से केस में, इन केस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट और अदर, एंड ऑल स्त्री धन is shown on the asset side of the statement of affairs, ठीक है। जो भी स्त्री धन है वो भी कहां पर शो करना है हमने, सारा का सारा एसेट साइड में। सो एसेट्स मॉर्गेज्ड विद फुली और पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर आर नॉट, बस इतना ही है। सो नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ फुली सिक्योर्ड इज नॉट शोन ऑन द एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम, चलो ये ओके, ठीक है। सो ये था आपका। अब डिफरेंस क्या दोनों एक्ट्स के बीच में वो देख लेते हैं। एक्ट, दिस वाज एनैक्टेड इन दिस 1909 and this is enacted in 1920,
where applies, it applies is in Mumbai, Kolkata and Chennai, और ये रेस्ट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम लिमिट प्रेफरेंशियल अमाउंट, ठीक है, क्लर्क का 300 और सर्वेंट का 100। इस केस में कितना है, दोनों के केस में 20 है। रेंट 1 मंथ रेंट है, और रेंट यहाँ पर प्रेफरेंशियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुड्स और एसेट्स लेफ्ट विद इंसॉल्वेंट। अंडर दिस एक्ट डोमेस्टिक गुड्स अप टू द वैल्यू ऑफ 300 आर लेफ्ट विद द इंसॉल्वेंट, ठीक है। जितना भी वो हमने अभी देखा ना कि 300 वैल्यू तक क्या है एग्जाम, अगर उससे ऊपर है तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, आपका एसेट में जाएगा। Under this act, only those assets are left with the insolvent which have been exempted under the Code of Civil Procedure 1908, ठीक है। So under this act, only those assets are left with insolvent, वही insolvent के पास रखने जो exempt है under this Civil Code Procedure 1908, right? Okay. Okay जी।